हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण में हम टॉपिक 8 पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा उस टॉपिक का नाम था पारिस्थितिकी तंत्र। और हमने कहा था ये टॉपिक एग्जाम के नजरिए से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और टॉपिक बड़ा होने की वजह से हमें 2 पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि इस टॉपिक का एक एक शब्द हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो जिसका हम एक पार्ट देख चुके थे और आज हम जो देखने वाले हैं उसका दूसरा पार्ट। हमने पीछे क्या देखा था? हमने देखे थे पारिस्थितिकी तंत्र के जो 2 घटक हैं, 2 घटक हैं, एक है सजीव, एक है निर्जीव। सजीव घटक में हमने पढ़ा था उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। निर्जीव घटक में वायु, जल, ये सब चीजें पढ़ी थी और देखा था आहार श्रृंखला और आहार जाल को देखा था। और आज हम देखेंगे अनुकूलन। दिया है पर्यावरण परिवर्तन, प्राणियों का अनुकूलन। फ्रेंड्स, पर्यावरण में जैसे जैसे परिवर्तन होता है, प्राणियों को उसी के अनुसार अनुकूलन करना पड़ता है। अगर वो ये अनुकूलन न बना पाए तो पर्यावरण उनके अस्तित्व को समाप्त कर देती है। जैसे सर्दियों के दिन स्टार्ट होते हैं तो हम मोटे कपड़े पहनने स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा जब गर्मी होती है तो रजाई कंबल वगैरह ओढ़ते हैं। तो क्या होता है, ये हम परिस्थिति उस पर्यावरण के साथ अपना अनुकूलन करते हैं। इसी तरह से हर तरह के पशु और पक्षी भी है, वो भी इन परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करते हैं। अगर ये अनुकूलन न बिठाए तो वो इनके अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुकूलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पर्यावरण परिवर्तन के साथ साथ। तो यहाँ दिया है बहुत से जीव ऐसे हैं जो अनुकूलन के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं और कुछ ऐसे जीव हैं जो न अनुकूलन कर पाने के कारण अपनी विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। उनकी जो संख्या है बहुत कम है और बहुत से ऐसे जीव हैं जो अनुकूलन न कर पाने की वजह से पूरी तरह से समाप्त हो गए। जैसे विलुप्त के कगार पे आ चुके हैं, जैसे गिद्ध, सारस, बाज और भारतीय चीता हैं। ये अनुकूलन न स्थापित कर पाने के कारण भी इसका डर है। हालांकि इनकी समाप्ति का कारण सिर्फ एक ही नहीं है, अनुकूलन वरन कई सारे कारण हैं। तो इसमें एक पॉइंट ये भी बनता है कि अनुकूलन न कर पाने की वजह से भी इनकी संख्याओं में कमी हुई है। और दूसरा है, देखिए, जो एकदम पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं, एक है डायनासोर और दूसरा है डोडो। ये एकदम ही समाप्त हो चुके हैं अनुकूलन न कर पाने के कारण। फिर आगे दिया है कि किसी विशेष वातावरण से सुगमता पूर्वक, अनुकूलन की डेफिनेशन दी गई है कि किसी विशेष वातावरण में सुगमता पूर्वक जीवन व्यतीत करने एवं वंश वृद्धि के लिए जीवों के शरीर में रचनात्मक एवं क्रियात्मक स्थायी परिवर्तन उत्पन्न होने की प्रक्रिया अनुकूलन कहलाती है। अपने व्यक्तित्व को बनाए रखने के लिए और साथ में ही अपने वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के। आपने देखा प्रजनन के लिए भी बहुत से प्रवासी पक्षी हैं जो दूसरे देश से दूसरे देश उड़कर जाते हैं, तो अपने वंश परंपरा को बनाए रखने के लिए। फिर दिया है ये दीर्घकालीन। अब ये अनुकूलन, अगर जीवों में अनुकूलन में परिवर्तन अगर आप समय के साथ देखने को मिलता है तो इसके लिए एक बहुत लंबा समय होता है। यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिखाया गया है जहाँ पे ऐसे जीव जंतु बताए जाएंगे जो उन परिस्थितियों में रहते हैं और उनकी विशेषता क्या है, क्योंकि उनके अंदर वो अनुकूलन करने की क्षमता नेचुरली तरीके से बन जाती है बहुत लंबे समय के बाद। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है वातावरणीय दशा, यानी कि किस वातावरण दशाएं में कौन से पौधे आपको जीव जंतु मिलेंगे, आपको जंतु मिलेंगे और पौधे। तो वातावरणीय दशाएं वो कौन कौन सी हैं? एक तो मरुस्थल का क्षेत्र है। मरुस्थल का क्षेत्र में आपको कैसी स्थिति मिलती है? तो वहां पे अत्यधिक गर्मी होती है, पानी की कमी होती है और रेत का मैदान होता है, यानी कि मिट्टी नहीं प्राप्त होती है आपको। तो वहां पे कौन से जीव और पौधे मिलते हैं? जीव में आपको ऊंट मिलेगा और पौधों में आपको नागफनी, बबूल, घृत कुमारी। हालांकि इसके अलावा बहुत से जीव हैं, बहुत से पौधे हैं जो आपको वहां देखने को मिले, जो लेकिन बहुत लंबे समय के बाद उन्होंने स्वयं को इसके अनुसार अनुकूलित कर लिया। तो वह है ऊंट, नागफनी, बबूल और घृत कुमारी। इनकी विशेषताएं क्या है? ऊंट के गद्दीदार पैर उसे रेत के मैदान में चलने में सहायक होते हैं और कहा जा रहा है कि कुबड़ में वसा के रूप में संचित, वसा के रूप में भोजन और पानी संचित रहता है, जिससे वो विषम परिस्थितियों में यूज करता है। नागफनी क्या है? नागफनी की जो पत्तियां हैं वाष्पोत्सर्जन न हो इसके कारण उसके जो पत्ते होते हैं वो कांटों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में उसमें वाष्पोत्सर्जन नहीं होता, वो पेड़ बहुत दिनों तक चलता है। और जो इसकी जड़ें होती हैं पानी की तलाश में, क्योंकि चाहे किसी भी तरह का पौधा उसे पानी चाहिए, तो इस पानी की तलाश में उसकी जो जड़ें होती है काफी गहराई में चली जाती हैं। और दिया है तना चपटा एवं गूदेदार होता है, जिसमें पानी भरा होने के कारण बहुत लंबे समय तक ग्रीष्म ऋतु में भी या गर्म वातावरण में भी जीवित रहता है। आगे दिया है इसमें जलीय क्षेत्र। अगर जलीय क्षेत्र हो तो जलीय क्षेत्र में आपका जल की अधिकता होती, कहाँ पे है? जल, नदी, तालाब, पोखर वगैरह, इन सबों में जल की अधिकता। तो ऐसे में आपको किस तरह के पौधे मिलेंगे, जीव मिलेंगे? तो वहाँ पे मछली, मेढक, कमल, जलकुंभी और सिंघाड़ा, ये चीज मिलेंगी। और इनकी विशेषताएं क्या है? तो इनकी विशेषताओं को देखिए। मछली का शरीर धारा रेखित होता है तथा तैरने में सहायता करता है। उसका शरीर धारा रेखित सल्क से बना होता है, आपने देखा होगा। और जो उसके सल्क होते हैं एक तरफी होती है, जिसके कारण वो धारा के अपोजिट चलने में भी सक्षम होती है। और ये जो श्वास लेती है गलफड़ से लेती है, यानी कि गिल से।
ये श्वास लेती है। मेढक के पैरों की उंगलियों के बीच में झिल्ली या पाँच जाल होते हैं। जैसे मेढक का ये पैर है तो इसके पैर के बीच में ये झिल्ली बनी होती है, जिसके कारण ये पतवार जैसा काम करते, पानी को पीछे ढकेलती है और वो आगे तैरता है। जलीय पौधे का तना लंबा, हल्का एवं मुलायम होता है। लंबा होता है, मुलायम, और इसमें वायु कोष्ठ होते हैं, जिसके कारण वो उसमें वायु भरी होती है और वो पानी में तैरती रहती है। और पत्तियां चिकनी, चपटी व हथी, और इनके जो तने हैं, पत्तियां, इन पे एक विशेष तरह का एक लेयर बना होता है, जिसके कारण ये पानी में सड़ते नहीं हैं। चिकनी पत्तियां पौधों को पानी में सड़ने से बचाती हैं तथा चौड़ी व चपटी पत्तियों की सहायता से वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। आगे देखिए, तीसरा पार्ट है इसका है पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र में आपके कौन कौन सी चीजें हैं? देखिए, आपका अत्यधिक ठंड वाला क्षेत्र आता है, क्योंकि पर्वत पे अधिक ठंड आपको देखने को मिलेगी। हिमपात, जहाँ बर्फ पड़ती है, और ढालदार चट्टान, जहाँ पे जो पहाड़ी एरिया है वो एकदम खड़ंज पहाड़ी हो, तो वहाँ की स्थिति में कैसे लोग रहेंगे, जीव होंगे। तो यहाँ पे जो जीव पाए जाते हैं वो याक, पहाड़ी भालू, बकरी है, और जो पौधे पाए जाते हैं उसमें चीड़ और देवदार, जो अनुकूलन कर चुके हैं। इनकी विशेषताएं क्या है? तो याक की त्वचा मोटी तथा लंबे बालों से ढकी होने से ये अत्यधिक ठंडी में भी जीवित रह लेता है, उसके हिसाब से उसे अनुकूलन हो चुका है। और यह पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर चढ़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं, और साथ ही इनके खुर इतने मजबूत होते हैं कि इनमें से प्रवेश होकर ठंडी इनके शरीर में इंटर नहीं कर पाती। अगला है पहाड़ी वृक्ष, जैसे चीड़, देवदार आदि शंक्वाकार होते हैं। इनकी शाखाएं तिरछी एवं पत्तियां सुई के समान होती हैं। इसमें वर्षा का जल एवं बर्फ इन पर रुकती नहीं तथा आसानी से फिसलकर गिर जाती है। इनके जो पेड़ होते हैं ये ऐसे होते हैं, और इन पे जो बर्फ गिरती है तो वो रुकती नहीं, वरन क्या होती है, सरक जाती है, जिसके कारण से इन पे बर्फ नहीं टिकने पाती। और आगे दिया है, देखिए 3 चीजें फिर दिया है कि आपने अपने आसपास के क्षेत्र का भ्रमण कर जंतु एवं पौधों की सूची अनुकूलन के विशिष्ट लक्षणों के साथ तैयार कर उन्हें कक्षा में प्रस्तुत करें। तो ये बच्चों के लिए आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक दिया गया है बॉक्स में, मौसम से अनुकूलन बनाए रखने के लिए हिमालय में बर्फीले क्षेत्रों, साइबेरिया और ऑस्ट्रेलिया, ये बर्फीला क्षेत्र है, से हजारों किमी की यात्रा करके हमारे देश में आते हैं। इन पक्षियों को प्रवासी पक्षी कहते हैं। साइबेरिया देश से साइबेरियन पक्षी और ऑस्ट्रेलियन पक्षी हमारे देश में घाना पक्षी राष्ट्रीय विहार आपने सुना है राजस्थान में, वहां पे ये आते हैं। आगे है पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन हमारा दायित्व। पारिस्थितिक संतुलन बना रहे इसके लिए हमारे जो दायित्व हैं उनका निर्वाह के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन कौन से पॉइंट है जिन्हें हम अब निर्वाह करके पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, बट हम एक बार इन पॉइंट्स को बारीकी थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत ज्यादा बारीकी में नहीं जाएंगे। अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। आप जानते हैं कि वृक्षों से हमारा पारिस्थितिक तंत्र कितना संतुलन बन सकता है और कितना प्रदूषण समाप्त होगा, क्योंकि प्रदूषण से सारी असंतुलन व्यवस्था स्थापित हुई है। तो आप संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्षों को अधिक से अधिक लगाएं। वृक्ष कहाँ लगेंगे ये आप खुद स्वयं जानते हैं। यहाँ पे ये और दिया गया है कि वृक्ष कहाँ और कैसे लगाएं। अगला पॉइंट है जल के स्रोतों जैसे तालाब, नदी, झील, समुद्र आदि को प्रदूषित न करें, वरन औरों को भी समझाएं कि वो प्रदूषण न फैलाएं। अगला पॉइंट है वन्य प्राणियों का संरक्षण हम सबका दायित्व। आप जानते हैं कि हमने अभी जो एक साइकिलिंग देखी थी उसमें हम जानते थे कि एक जीव किसी न किसी तरीके से दूसरे जीव पर निर्भर है। अगर हम एक जीव को संरक्षण न करें, उन्हें समाप्त कर दें या शिकार के समाप्त कर दे, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर जो डिपेंड है दूसरा जीव वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो क्या होगा, ये असंतुलन बन जाएगा। तो आप ये संतुलन बना रहे इसलिए क्या करेंगे, वन्य प्राणियों का संरक्षण करेंगे। फिर जल, वायु और भूमि बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए इनका उपयोग उसी हिसाब से होना चाहिए जो होना योग्य है। बहुत ज्यादा ऐसा काम न किया जाए जिससे इनमें प्रदूषण फैले। आगे दिया है खेती में जैविक खाद के प्रयोग को बढ़ावा दें। रासायनिक खाद की अपेक्षा आप जैविक खाद को ज्यादा यूज करें। जो सड़ने गलने वाली चीजें हैं, रिसाइकलिंग हमने देखा था R4 में, वो चीजें अपनाएं आप। आगे है तालाब में पाए जाने जीव जंतु जैसे मछली, मेढक, कछुआ आदि का अधिक मात्रा में शिकार न करें, क्योंकि हमने कहा कि हर जीव एक दूसरे पर किसी न किसी रूप से डिपेंड है। अगर इनका ये भी समाप्त होते, हमारे जो तालाब से संबंधित प्रदूषण वो भी फैल जाएंगे, क्योंकि ये जीव ऐसे हैं जो इकट्ठे पानी में पनपने वाले जीवों को खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जिसके कारण से वो कीड़े जो पनप रहे हैं वो भी पनपने नहीं पाते। आगे देखिए कुछ शब्दावली है, ये आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। फिर अभ्यास है, अभ्यास में प्रश्न उत्तर है, सही गलत के जो निशान है इन्हें हम देख लेते हैं। दिया है सजीव और निर्जीव घटक एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। ये आप बहुत अच्छी तरह से जान चुके, सजीव और निर्जीव घटक एक दूसरे पर निर्भर है। सजीव घटक कौन से हैं आपके, जैसे हम हैं, ऑक्सीजन लेते हैं ना। निर्जीव घटक में आपकी हवा है, तो हवा पे ही तो हम निर्भर हैं। ये नहीं होगी तो हमारा जीवन कैसे होगा, तो इसलिए ये पॉइंट आपका गलत हो जाता है। सभी प्राणी, पेड़ पौधे, जलवायु, पर्यावरण मिलकर पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं, तो बिल्कुल बनाते हैं जी।
प्रथम चरण उपभोक्ता से चीता भेड़िया है नहीं, प्रथम चरण उपभोक्ता वो है जो स्वपोषियों पर जिंदा होते हैं। स्वपोषी कौन से है? जो हमारे पादप जगत है वो सभी स्वपोषी में आते हैं, इसलिए ये आपका गलत हो गया। मृत जीवधारियों से भोजन प्राप्त करने वालों को मृतोपजीवी कहते हैं, बिल्कुल सही है जी। हमें पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना चाहिए, बिल्कुल हमें बनाए रखना, अगर हम, क्योंकि जो असंतुलन बन रहा है वो केवल मनुष्यों द्वारा ही बनाया जा रहा है वरना और पशु पक्षियों द्वारा नहीं बनाया जा रहा है। तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, बिल्कुल है। मनुष्य पर्यावरण का अंग नहीं है, मनुष्य तो पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसी के कारण सारी असंतुलन व्यवस्था पनप रही है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपका गलत हो जाता है। आगे देखिए क्या दिया गया है, रिक्त स्थान में दिया है जल, वायु, पोषक तत्व और सौर ऊर्जा क्या है? घटक है। किसके? ये सभी निर्जीव घटक हैं, निर्जीव घटक हैं। दूसरा है भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहने वाले जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर है। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं द्वितीय चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण के उपभोक्ता, क्योंकि ये जीवों को मारकर ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उत्पादक व उपभोक्ता के बीच प्रत्येक भोजन स्तर को हम क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला कहते हैं। फिर दिया है आहार श्रृंखला के एक सिरे पर उत्पादक तथा दूसरे सिरे पर हमने क्या था? सर्वोच्च उपभोक्ता होता है, सर्वोच्च उपभोक्ता। कहीं कहीं ये प्रश्न एक अजीब तरीके से बनकर आते हैं कि सर्वोच्च उपभोक्ता कौन सा आपसे नाम दिए जाएंगे, तो सर्वोच्च उपभोक्ता में आपका गिद्ध आते हैं। तो ध्यान दीजिए कि सर्वोच्च उपभोक्ता में आपका गिद्ध आता है। प्रश्न में ये हो तो आप यही टिक लगाएंगे, न कि शेर को टिक लगाएंगे। शेर गलत हो जाएगा और गिद्ध आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन है? ये सूर्य है, जो समस्त जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है। आगे है प्रकृति जल, स्थल, वायु, पेड़ पौधे एवं से मिलकर बनती है। किससे मिलकर बनती है? जीवों से मिलकर। दिया है प्रकृति जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव से मिलकर बनी है। क्या बनी है? ये प्रकृति बनी है। आगे है पृथ्वी के जल वाले भाग को जल मंडल कहते हैं। आगे है जैविक एवं अजैविक घटक एक दूसरे से परस्पर क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक के बिना हम दूसरे की कल्पना नहीं कर सकते। और देखिए आगे है विकल्प चुनना है। ये तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रश्न हो सकता है यही उठकर आ जाए आपके एग्जाम में। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के लिए सबसे आवश्यक है निरंतर ऊर्जा का प्रवाह, जल का प्रवाह, वायु प्रवाह होना व पर्वत। तो देखिए पारिस्थितिक तंत्र के लिए सबसे आवश्यक है, क्या आवश्यक है? क्या ऊर्जा का प्रवाह आवश्यक है, जल का प्रवाह, वायु का प्रवाह या पर्वत? तो यहाँ पे आपका देखिए दो ऑप्शन आपको समझ में आ रहे होंगे, एक तो है ऊर्जा का प्रवाह, दूसरा है वायु का प्रवाह। तो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए पूछा है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, न कि वायु का प्रवाह। ये निर्जीव घटक के अंतर्गत आते हैं, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र में आपका ऊर्जा का प्रवाह होता है। हमने कहा था ना 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। आगे है सूर्य से प्राप्त होने वाली अधिकांश ऊर्जा पृथ्वी पर पहुंचने से पहले नष्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है? मरुस्थलों के कारण, समुद्रों के कारण, पर्वतों के कारण या फिर अत्यधिक प्रदूषण के कारण। तो ये आप पढ़ चुके हैं कि अत्यधिक प्रदूषण के कारण ही। आगे है आहार जाल। आहार जाल क्या है? आहार जाल श्रृंखला एक सीध में चलती है, आहार श्रृंखलाएं नहीं होती, कई आहार श्रृंखलाएं आपस में उलझ जाती हैं, ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता। आहार जाल किसे कहते हैं? जब एक ही तरह की आहार श्रृंखला, हमारी पृथ्वी पे एक ही तरह की आहार श्रृंखला नहीं है वरन कई है, तो क्या है? कुछ आहार श्रृंखला इस तरह से चलती है, कुछ आहार श्रृंखला इस तरह से, तो क्या होता है? ये एक जाल का बनाती है। तो यहाँ पे ये आहार जाती है, इसमें कई आहार श्रृंखलाएं होती है, तो यहाँ पे होता है कई आहार श्रृंखलाएं आपस में उलझ जाती हैं। आगे है पृथ्वी पर किसी निर्जीव घटक के संतुलित मात्रा में कम या ज्यादा होने पर क्या स्थिति बनती है? तो वो बनती है पारिस्थितिक तंत्र बनता है। पारिस्थितिक तंत्र का असंतुलन होता है, मानव सुखी जीवन व्यतीत करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर किसी भी एक चीज की संतुलन कम या अधिकता हो जाए तो क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन हो जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। अगले टॉपिक में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।